गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। अपना सेल बायो वाला आज 7th लेक्चर है। तो इससे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बेटा जी अपन ने डिस्कस किया था किसके बारे में, सेल वॉल की स्ट्रक्चर बताई थी आपको कि आउटर कवरिंग क्या थी, मिडल लेमिना, और मिडल लेमिना किसका बना था, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का। क्लियर थी बात। और उसमें भी बताया था ज़्यादा अमाउंट में कौन थे, कैल्शियम ज़्यादा था। देन अपन ने कहा दो सेल को जो कनेक्ट करता है वो क्या था, मिडल लेमिना। देन बेटा जी प्राइमरी सेल वॉल आई थी। प्राइमरी के बाद आपने सेकेंडरी की बात की और टर्शियरी सेल वॉल की बात की। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस याद रख लियो। प्राइमरी में तो क्या बताया था, कंपोजिशन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टेन और प्रोटीन। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कंपोजिशन सेम था, लेकिन प्राइमरी कैसी थी, इलास्टिक थी, क्योंकि वहाँ सेलुलोज के फाइबर लूज होते हैं और इसीलिए बेटा जी कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सेकेंडरी में ग्रोथ की कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो फाइबर थे वो टाइटली और कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए एक्सपेंड नहीं होंगे। तो आगे बेटा जी थोड़ा सा सेल वॉल में ही बच गया, आधे घंटे का टॉपिक है, उसके बाद वो क्वेश्चंस अपन आज सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आप इसमें हेडिंग डालियो, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का बेटा जी निर्माण कैसे होता है, उसी में आगे पिट के बाद आप कंटिन्यू कर लें। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन के बाद एक दो छोटे मोटे पॉइंट है, फिर अपन अब तक आपने जितनी स्टडी की है सेल के बारे में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए, वो अपन सोल्व करेंगे। तो बेटा जी देखो, सेल वॉल या कोशिका भित्ति का जो निर्माण है, सिंपली अपन इसको समझें कि सेल वॉल दो पार्ट से मिलकर बना है। एक बेटा जिसका पार्ट आएगा स्केलेटन, क्या बोल सकते हो, कंकाल। एक बेटा जी सेल वॉल में आएगा उसका मैट्रिक्स। तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण है दो पार्ट में, स्केलेटन, उसका कंकाल और मैट्रिक्स। स्केलेटन ढांचे को बोल देते हो, इसको सिंपली ऐसे समझ लूँ, बेटा जी घर बनाते हैं तो छत डालते हैं ना, देखा कभी कंस्ट्रक्शन में, अच्छा छत डालते हैं तो ऐसे लोहे के जो रोड होते हैं सरिये वो एक साथ लगा दिए, जैसे ये वाले इस टाइप के, ऐसे बेटा जी लोहे का एक जाल सा बना देते हैं छत पे। अब ये बना के उसके अंदर क्या भरते हैं, सीमेंट भर दी, कंक्रीट भर दी, वही सारा होता ना। सेम वही आपकी सेल वॉल ऐसे ही बनती है। एक इसमें ये जो फाइबर लाइक होते हैं, ये तो होते हैं कोलेजन। सेल वॉल में क्या क्या थे, कोलेजन, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन, चार नाम लिखाए थे। तो जो कोलेजन फाइबर है बेटा जी, वो तो ऐसा एक फ्रेमवर्क बना देते हैं, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसी जाल को मैंने क्या बोला, ये सेल वॉल का स्केलेटन होता है। अब इसी स्केलेटन में बाकी जो पार्ट थे, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, ये सब बीच में भर दिया जाता है। जैसे सीमेंट भरोगे ना, वैसे इसमें क्या भर दोगे, हेमीसेलुलोज। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपकी क्या बन जाएगी, सेल वॉल। इसलिए हार्ड होती है। तो सेल वॉल बनाने का मीन दो पार्ट, एक तो उसका स्केलेटन, दूसरा स्केलेटन किसने बनाया, कोलेजन फाइबर ने। ऐसे ये फाइबर है कोलेजन, ऐसे नेटवर्क बना लिया, आपस में फाइबर उलझ गए। उसी बीच के स्पेस में बेटा जी हमने क्या भर दिया, रिमेनिंग हेमीसेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन को। तो ये भरा हुआ मटेरियल कौन हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और ये जो लोहे के, मतलब छत डालते हैं तो जो लोहे की रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो यहाँ कौन है, कोलेजन है, जो इसका क्या कहलाएगा, स्केलेटन। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में दो पार्ट आ गए, इसका कंकाल और दूसरा उसका मैट्रिक्स। तो स्केलेटन में बेटा जी मेंशन कर लो, स्केलेटन जो होगा वो तो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज फाइबर, ये सेलुलोज तंतुओं से निर्मित होता है। स्केलेटन में तो बेटा जी मेंशन कर लेना, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज के तंतुओं से निर्मित होता है। ऐसे कई फाइबर आपस में अरेंज हो गए। और मैट्रिक्स बेटा जी बात आए तो मैट्रिक्स किसका बना, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कौन, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज के अलावा बेटा जी क्या बच गए, हेमीसेलुलोज, कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन, इसका बना होगा। तो ये क्या है, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज क्या होता है, बोला था मैंने बायोमोलिक्यूल का, कार्बोहाइड्रेट का सेकंड लेक्चर देखा था क्या, कल पूरा दिन मिल गया था, क्लास भी नहीं हुई थी। उसमें देखा हो तो वहाँ बता रखा आपको, कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसैकेराइड होता है,
उसकी दो कैटेगरी थी बच्चों, होमोपोलीसैकेराइड एंड हेटेरोपोलीसैकेराइड। देख लियो वो लेक्चर, उसमें आ रखा है ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो स्केलेटन बनाने का काम तो किसका है? ये तो बेटा जी कौन से फाइबर है? सेलुलोज। इसके बीच में जो भर दिया आपने, ये भरा हुआ पार्ट सारा का सारा क्या है? मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स यहाँ किसका बना? हेमी सेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। तो ये आपकी एक सेल वॉल हो गई जिसका ढांचा स्केलेटन तो किसका? सेलुलोज, और रिमेनिंग पार्ट इन सब का मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखियो सिंपली बच्चों इसको ये समझते हैं अपन कि कैसे स्ट्रक्चर बनती है ये। सबसे पहले मैं बोलूं आपको कि सेलुलोज जो है वो बेटा जी पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। कई बार आपको बताया सेलुलोज, आपको मैंने बोला पॉलीसैकेराइड है, वर्ड सुना ना, ये तो कई बार नाम लिया अपन ने पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसको बोलते हो? अकेला की खूब सारे? अकेला तो होता है मोनोसैकेराइड, एक पोली मोनोमर। अब ऐसे ग्लूकोज बेटा जी कई, जब सैकड़ों ग्लूकोज एक साथ जुड़ गए देन इट्स कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज अकेला है, एक ग्लूकोज, एक शुगर है, मोनोमर है। ऐसे कई ग्लूकोज जब जुड़ेंगे बेटा जी, इन ग्लूकोज के जुड़ने से ही क्या बनेगा? सेलुलोज। सुनते रहिए पहले, क्या बना? सेलुलोज। तो मैं बोल सकता हूं सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ, भाई एक ग्लूकोज है, एक अकेला ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे कई ग्लूकोज एक साथ अटैच हो गए, ये ग्लूकोज की एक चेन बन गई, 100 200 300 ग्लूकोज अटैच हो गए। ये सारे ग्लूकोज मिलकर अब क्या कहलाएंगे? तो सेलुलोज एक तरह से ग्लूकोज का क्या है? पॉलीमर है, बहुलक होता है बेटा जी। अब इसी सेलुलोज में अपन बात करें, सेलुलोज आगे मिलकर बनाएगा, ऐसे कई सेलुलोज के फाइबर से मिलकर बनेंगे मिसेल मॉलिक्यूल। मिसेल से बेटा जी बनेगा, सुनते रहियो, माइक्रोफाइब्रिल। और ऐसे माइक्रोफाइब्रिल से एक बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी, दैट्स कॉल्ड मैक्रोफाइबर। तो सबसे पहले कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बना? सेलुलोज। सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल, कई मॉलिक्यूल से मिसेल, मिसेल से माइक्रो, माइक्रो से मैक्रो, मैक्रो बड़े होते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऐसी है, फिर लिखना आप ऐसे बेटा जी, मैंने बोल दिए ये एक सेलुलोज मॉलिक्यूल है, एक सेलुलोज। और सेलुलोज खुद किससे बना है? खूब सारे ग्लूकोज से। अब ऐसे सेलुलोज बेटा जी एक चेन में अरेंज हो गए, मान लो ये कई सेलुलोज है, ये सेलुलोज। इस सेलुलोज की पूरी चेन को हम पहले क्या बोलेंगे? मिसेल। और ऐसे खूब सारे मिसेल से बेटा जी एक साथ मिल जाएंगे, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। और इस फाइबर को बेटा जी अपन नाम दे देंगे क्या? माइक्रोफाइब्रिल। ऐसे कई माइक्रोफाइब्रिल, एक सेलुलोज ऐसे मान लो, एक इधर ये सेलुलोज का चेन मान लो, ये तो स्केलेटन बन रहा है। ये सी माने यहाँ कौन है? सेलुलोज। ये लो, एक ऐसे चेन आ गई, एक मान लो ये इधर आ गई, ये ऐसे कई कौन जुड़ गए? माइक्रोफाइब्रिल। ये सेलुलोज, सेलुलोज, ऐसे कई बेटा जी फाइबर आपस में अरेंज हो गए। और इस अरेंजमेंट को आप क्या बोल दोगे? माइक्रो से क्या बन जाएगा? मैक्रोफाइब्रिल। बस अब सुनना एक बार इस चीज को, ये एक कौन है? सी का मतलब यहां किससे लिया आपने? सेलुलोज। अब दिमाग में बेटा जी घुसा लेना, सेलुलोज क्या है? पोली, बार बार बोला मैंने, पॉलीसैकेराइड है। पोली का मतलब मोनोमर नहीं, पॉलीमर। और वो पॉलीमर किसका है? मैं 100 से ज्यादा ग्लूकोज जोड़ूंगा तब मेरे पास कौन आएगा? एक सेलुलोज आ गया। अब ये एक सेलुलोज तो एक है, लेकिन इस अकेले सेलुलोज में खूब सारे कौन है? ग्लूकोज है, ठीक है। एक सेलुलोज में बेटा जी ऑटोमेटिकली खूब सारे ग्लूकोज है, वो डिफॉल्ट है। अब ऐसे कई सेलुलोज आपस में जुड़ गए, एक चेन के फॉर्म में जुड़ गए, सेलुलोज जुड़ गए, तो पहले वो बनेगा मिसेल। याद रखो तो ठीक है, नहीं रहने देना, ये याद रख लेना, वो क्या कहलाए? माइक्रोफाइब्रिल। ये देखो ये एक येलो कलर वाला पूरा का पूरा, मैंने इसको बेटा जी नाम दे दिया माइक्रोफाइब्रिल। ये एक ऐसा माइक्रोफाइब्रिल बन गया। अब इस डायग्राम में कितने माइक्रोफाइब्रिल? एक माइक्रोफाइब्रिल ये रहा, एक ये मान लो, एक बेटा जी ये रहा, एक ये रहा, एक मैं इधर और बना देता हूं ऐसे, ये मान लो एक इधर ये रहा, ये भी कौन हो गया? माइक्रोफाइब्रिल। और बीच में बेटा जी कौन आ गए? सेलुलोज। अब जो आपके सामने दिख रहा है ये ढांचा, इसी को हमने अभी क्या नाम दिया था? स्केलेटन। ये स्केलेटन है जो मेनली किसका बना है? सेलुलोज का। अब बीच का जो स्पेस दिख रहा है बच्चों, आपको जगह दिख रही है, उसमें क्या भर दो? हेमी सेलुलोज भर दो, पैक्टीन भर दो, प्रोटीन भर दो, वो इसका क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। और ये पूरा स्ट्रक्चर अब क्या कहलाएगी? सेल वॉल। बात समझ आई? तो
तो ये जो लोहे के आप छत डालते हो जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ कौन है, सेलुलोज। अब मैंने ये बता दिया ग्लूकोज से पहले कई सेलुलोज से मिसेल, कई मिसेल मिलकर माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रो से मैक्रोफाइब्रिल बनता है। मैक्रो का मतलब बड़े, माइक्रो का मतलब छोटे। अब ऐसे कई सेलुलोज जब एक चेन रूप में अरेंज हो गए बेटा जी, तो आप उसको क्या बोलोगे, माइक्रोफाइब्रिल। और यहाँ बोर्ड पे आपको कई माइक्रोफाइब्रिल दिख रहे हैं, ये कई सारे माइक्रोफाइब्रिल ही आगे क्या है, और ये इसका स्केलेटन है। और इस स्केलेटन में मैंने ये मान लो बेटा जी बीच बीच में ये क्या भर दिया, मैट्रिक्स भर दिया। ये लो, ये आ गया। अब हम इसको पूरा क्या बोल देंगे, सेल वॉल। क्लियर। अब आप इसको लिख लो, यहां से आओ, ये तो हो गया। तो ये स्केलेटन है जो सेलुलोज का बना। बाकी तो पहले ये बच्चों एक सीक्वेंस लिख लेना कि ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना सेलुलोज, मिसेल याद रख सको तो, वरना जरूरी नहीं ये वर्ड याद रख लेना। पहले माइक्रोफाइबर, माइक्रो से फिर मैक्रोफाइब्रिल बनते हैं। सूक्ष्म तंतु, हिंदी में बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल को सूक्ष्म तंतु। और मैक्रो का मीन बेटा जी हो गए दीर्घ तंतु, बड़े होते हैं माइक्रो से मैक्रो। सेल वॉल बनने की दो मेथड होती है, उनकी अपन बात करें। ये तो फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, वो दो पार्ट इसके थे। अगली एक छोटी सेटिंग डालियो, मेथड ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, कोशिका भित्ति निर्माण की विधियां। दो मेथड से सेल वॉल बनती है। ये तो आपने उसका फंडामेंट पढ़ा कि भाई क्या होता है, स्केलेटन होता है, उसमें मटेरियल मैट्रिक्स होता है। अब वो बनते कैसे उनकी बात आ रही है, मेथड ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। दो मेथड की बच्चों बात करते हैं अपन। पहला एक वर्ड लिखियो, इनटू सुसेप्शन, बड़ा ही प्यारा नाम, इनटू सुसेप्शन। इनटू सुसेप्शन बोलते हैं, हिंदी में बेटा जी बोलते हैं कणाधान विधि, कणाधान, इनटू सुसेप्शन। एक वर्ड आता है एपोजिशन, स्तराधान, इनटू सुसेप्शन एंड एपोजिशन। एपोजिशन को बेटा जी बोल दिया स्तराधान। हिंदी में तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, लेयर के बेस पर है कि सेल वॉल कैसे बनती है बच्चों। पहला इनटू सुसेप्शन, कणाधान, कण के रूप में सेल वॉल का निर्माण। और एपोजिशन बेटा जी बोलते हैं स्तराधान। इनटू सुसेप्शन एंड एपोजिशन। अब देखो वर्ड आपको क्या बता रहा है बच्चों, कणाधान का मतलब कण, ग्रेन्यूल्स। इसमें तो जो सेल वॉल बनेगी वो ऐसे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में बेटा जी बनती है, ऐसे ग्रेन्यूल अरेंज हो जाएंगे, वही सारे कोलेजन फाइबर और मटेरियल ऐसे। तो अगर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में सेल वॉल बने, दैट इज कॉल्ड इनटू सुसेप्शन। और इस तरह का मतलब स्तर, लेयर। अगर बेटा जी सेल वॉल यहां लेयर्स के फॉर्म में बनती है, ऐसे लेयर्स आ गई एक के ऊपर एक, देन इट्स कॉल्ड एपोजिशन। तो सेल वॉल कैसे बनती है उसके बेस पर दो है, या तो किसके फॉर्म में, कण के फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स जमा हो गए एक के ऊपर एक, या दूसरा लेयर्स के फॉर्म में, उसको आप क्या बोल दोगे, एपोजिशन। अरे कंक्रीट डालते हो ना, कंक्रीट तो मान लो क्या है, कण, कंकर, वो ग्रेन्यूल्स है। और अपन ने सीमेंट, एक पूरी सीमेंट घोल के पूरी ऐसे बिछाई दी, वो लेयर फॉर्म में आ गई, उसको बोल दोगे आप एपोजिशन। तो लेयर, एपोजिशन और फाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इनटू सुसेप्शन वर्ड है, ये मेथड है बेटा जी। तो इनटू सुसेप्शन के नीचे आप मेंशन कर लेना डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल और सेल वॉल मटेरियल in form of fine granules, कणों के रूप में, हिंदी में लिख लेना कणों के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थों का जमाव। डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, जो सेल वॉल का मटेरियल है बेटा जी, इन फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स। तो वो मटेरियल किस फॉर्म में जमा होगा, कणों के रूप में जमा होगा। डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इन फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स। इधर बेटा जी डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, डिपोजिशन ऑफ
मटेरियल इन फॉर्म ऑफ लेयर, स्तरों के रूप में, देन वी कॉल्ड एपोजिशन मोड ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। तो पहला लिख दिया अपन ने डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इन फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स। अगर मटेरियल उन कणों के रूप में जमा हो जाए, फाइन ग्रेन्यूल्स के रूप में बेटा जी जमा होता है, देन वी कॉल्ड इनटू सुसेप्शन। और अगर सेल वॉल का मटेरियल किस रूप में जमा होया, स्तरों के रूप में जमा हो जाए, देन इट्स कॉल्ड एपोजिशन। अब एग्जांपल बच्चों, दो मेन सेल वॉल थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इनटू सुसेप्शन में दोनों के एग्जांपल लिख लो। जैसे पहले मैंने लिखा प्राइमरी सेल वॉल और बेटा जी सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी में तो मेंशन कर लो बाय इनटू सुसेप्शन, ये तो इस मेथड से बनती है। और जो सेकेंडरी है बेटा जी, ये दोनों से बाय बोथ मेथड इनटू सुसेप्शन एंड एपोजिशन। इसको बॉक्स में पे कर दिया ये। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का आपसे पूछा जाए कि कौन सी सेल वॉल किस मेथड से फॉर्म होती है, तो बच्चों प्राइमरी सेल वॉल प्राथमिक कोशिका भित्ति हम बता देंगे किससे, इनटू सुसेप्शन, कणाधान, कण के फॉर्म में बनेगी ये। और जो सेकेंडरी है वो दोनों से ही बनती है, इनटू सुसेप्शन और एपोजिशन। क्योंकि अगर आपको याद हो बच्चों, तो वो जो सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटीन, वो किस पर डिपॉजिट हो रहे थे, सेकेंडरी पे। सबसे ज़्यादा थिक कौन सी थी, सेकेंडरी। सेकेंडरी में फिर कितनी लेयर थी, 3, S1, S2, S3। तो कुछ लेयर तो बनती है किस मेथड से, इनटू सुसेप्शन, और कुछ बनेगी एपोजिशन, दोनों। लेकिन प्राइमरी केवल और केवल इनटू सुसेप्शन, कणाधान। और ये कणाधान और स्तराधान दोनों मेथड से फॉर्म होगी। ये अपने पास आ गए फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, और उसको बनाने वाली दो अलग अलग मेथड जिनके नाम याद रखोगे, इनटू सुसेप्शन और एपोजिशन। चलो बच्चों अगला पॉइंट लिखो। फॉर्मेशन के बाद ही फिर से एक वर्ड आता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, कोशिका भित्ति पदार्थों का निर्माण। सेल वॉल के जो मटेरियल है वो कहां बनते हैं, फिर फंक्शन पे आते हैं अपन। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, कौन सा मटेरियल है सेल वॉल में, क्या क्या कंपोजिशन है सेल वॉल का। 4 नाम आते हैं बार बार, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा बाकी तीनों कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन कहां बनेगा उसकी बात अपन करें कि सेल वॉल का बेटा जी जो मटेरियल है, जो जो कंपोजिशन है वो आपकी सेल बनेगा तो सेल में ही। अब सेल में कौन किसको क्या बनाता है, तो 1 बाय 1 बेटा जी एक एक लाइन में लिखो आप। सबसे पहले मैंने लिखा सेलुलोज, ये सेल वॉल का मटेरियल है, कहां बनेगा। नेक्स्ट लाइन में आप लिखना हेमी सेलुलोज, पैक्टीन, ये दोनों एक साथ बनते हैं, कहां बनते हैं। अगली लाइन में बेटा जी प्रोटीन, ये कहां बनता है। इन चारों की अपन बात कर ले, कौन कहां बनेगा, सेलुलोज कहां बनेगा। ये 4 ही मेन कंपोनेंट थे सेल के, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन। तो प्रोटीन बच्चों इसको तो क्लियर करो, प्रोटीन कहां बनती है सेल के अंदर, याद करो कौन सा साइटो ऑर्गेनल प्रोटीन बनाता है, कौन से कोशिकांग में प्रोटीन बनती है। अरे प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा था, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री कौन थी, राइबोसोम। अरे प्रोकैरियोट में लिखाया था एक कई राइबोसोम के साथ एमआरएनए जुड़ा, पोलीसोम, पोली राइबोसोम। तो प्रोटीन को तो क्लियर कर दो, कहां बनेगा, राइबोसोम, ऑन सिंथेसाइज ऑन राइबोसोम। तो सेल वॉल की जो प्रोटीन है, या आपकी बॉडी में मैं प्रोटीन वर्ड बेटा जी यूज करूं तो वो हमेशा किसके रेफरेंस में आएगा, राइबोसोम। कितने टाइप के बताए थे, 2 बताए थे, प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S। बस हेमी सेलुलोज और पैक्टीन बच्चों इसका सिंथेसाइज होता है, इसमें लिख लो फॉर्म्ड इन गोल्जी बॉडी, ये भी साइटो ऑर्गेनल आएंगे।
और प्लांट में गोल्जी बॉडी को बेटा जी बोलते हैं डिक्टियोसोम। जैसे राइबोसोम होता ना, लिखा था गोल्जी बॉडी अपन ने। कौन सी मेम्ब्रेन, डबल है सिंगल है, क्या है? सिंगल है। डबल वाले तो दो ही बताए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस था, इसमें झिल्ली नहीं होती। इसके अलावा एक और था सेंट्रियोल, पढ़ते रहो बार बार। सेलुलोज है बच्चों, ये सिंथेसाइज होगा और फॉर्म्ड और सिंथेसाइज इन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलुलोज का जो सिंथेसिस है वो एक सेल में कहां होगा? सेल मेम्ब्रेन और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ये चारों जो कंपोजिशन है इंपॉर्टेंट, और उनका कहां कहां वो मटेरियल आपकी सेल में कहां कहां बनेंगे हमें ये पता होना चाहिए। तो सेलुलोज बेटा जी कहां बनेगा? सेल मेम्ब्रेन पे। देखो अभी बात करें थोड़ा सा ऊपर, ये देखो आपकी सेल है, ये बेटा जी कोई सेल है, इसको मैं मान लूं ये सेल मेम्ब्रेन है। एक बार क्या मान लिया? क्योंकि सेल वॉल बनी नहीं है, सेल वॉल तो आप बना रहे हो अभी, तो सेल मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर ये एक मेन ऑर्गेनल आपका न्यूक्लियस मान लें। अब न्यूक्लियस के अगर चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, मतलब कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही अपन यूकैरियोटिक मान के ले चलें। प्लांट मान लिया ना, सेल वॉल प्लांट में, प्लांट तो यूकैरियोट होता है। अब मान लो बेटा जी ये छोटे छोटे राइबोसोम है, राइबोसोम मान लो, ये स्ट्रक्चर ऐसे मान लियो ये है गोल्जी बॉडी, तो मैंने इसको नाम दे दिया गोल्जी बॉडी। ये बेटा जी राइबोसोम, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। और भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा जी, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? इसके पास एक एंजाइम होता है सेलुलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्स। सेल मेम्ब्रेन के पास एक एंजाइम है सेलुलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्स। नाम देखो बस समझने के लिए, सेलुलोज सिंथेज। आपको बताया था बच्चों, एज लग गया अगर किसी वर्ड के सफिक्स मैंने क्या लिखा? एज, मतलब वो 100% कौन है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? सेलुलोज सिंथेज। नाम से क्या समझे? ऐसा एंजाइम जो सेलुलोज को सिंथेसाइज करेगा, बनाएगा। और वो एंजाइम कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन पे, सेल की मेम्ब्रेन पे। अब इस सेल मेम्ब्रेन पर जिस एंजाइम ने बच्चों, इस एंजाइम ने पूरी मेम्ब्रेन के बाहर ऐसे फाइबर बना दिए, ऐसे फाइबर बना दिए। ये फाइबर किसके हैं? सेलुलोज के। बस ये सेलुलोज के फाइबर बन गए। अभी जो बता रहा था मैं, स्केलेटन बन गया। क्लियर? तो सबसे पहले सेलुलोज के फाइबर किसने बनाए? सेल मेम्ब्रेन में। अब काम आया किसका? राइबोसोम और गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी ने क्या बना दिया? हेमीसेलुलोज और पैक्टेन। राइबोसोम ने क्या बना दिया? प्रोटीन। ये सारा मटेरियल जो बना वो बन के बेटा जी आ गया यहाँ, और इस सेलुलोज के स्पेस के बीच में डिपॉजिट हो गया। अब आप इसको क्या बोल सकते हो? सेल वॉल। तो इसमें सेलुलोज का तो क्या है? स्केलेटन है, और बीच में हेमीसेलुलोज प्रोटीन का क्या है? मैट्रिक्स है। समझ गए? सबसे पहले सेलुलोज बनेगा, जिसे बनाएगी कौन? सेल मेम्ब्रेन, और उसके पास एक एंजाइम है सेलुलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्स। वही एंजाइम सेलुलोज को क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा। क्लियर? देन गोल्जी बॉडी क्या बना के भेज देगी? हेमीसेलुलोज और पैक्टीन। और राइबोसोम क्या बना के भेज देंगे? वो आके उस बीच के स्पेस में जम गए। जमते अभी आपने बनाया था, क्या बन गई? सेल वॉल। क्लियर? तो एक एंजाइम का नाम लिख सकते हो बेटा जी, ध्यान रहे आपको ये कि सेल मेम्ब्रेन लिखा ना मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से एंजाइम की हेल्प से? तो ब्रैकेट में लिख लियो बाय सेलुलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ये एंजाइम होता है सेल मेम्ब्रेन पे, ये आपका सेलुलोज बनाएगा बाय सेलुलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्स। एज लगते ही माइंड में क्लियर कर लियो, कोई ना कोई क्या होगा? एंजाइम होगा। तो ये अलग अलग मटेरियल जो सेल में अलग अलग जगह बनेंगे, आपको ध्यान रखना बच्चों कौन सा मटेरियल कहां बने? बाय सेलुलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्स। और इस एंजाइम की लोकेशन आए तो आपका आंसर जाएगा अपनी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर बात? चलें आगे। तो ये अपने सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी दो मेथड है, और उसमें बेटा जी अपन ने बोला कौन कौन से कंपोनेंट है और कौन सा मटेरियल सेल में कहां बनता है। चलिए अगला एक पॉइंट अपन छोटा सा लिखो बच्चों, फिर फंक्शन कर लेते हैं लास्ट। प्लाज्मोडेस्मेटा।
नेक्स्ट छोटा सा वर्ड लिखियो, प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल वॉल की बात चल रही है, उसी के अलग अलग पार्ट, उससे कनेक्टेड चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। अगला एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड लिखियो, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है प्लाज्मोडेस्मेटा? अपन ने जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं, टिश्यू वाला चैप्टर तो पढ़ ही लिया था ना। टिश्यू में बताया था बच्चों, दो सेल को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर, डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन, गेप जंक्शन, सुने थे। दो सेल को, ऐसी स्ट्रक्चर जो दो सेल को क्या करे, कनेक्ट करे। अब देखो पहले समझा देता हूं, प्लांट के रेफरेंस में प्लाज्मोडेस्मेटा वर्ड लिख लिया। अब सुनो, मैं पहले एक छोटे से डायग्राम से बताता हूं। एक डायग्राम बेटा जी अपन बना के समझें कि मान लो ये प्लांट की अपन ने अच्छी नहीं बनी, सोनी सेल नहीं बनी है ना, इसको बना लें। ये बेटा जी एक प्लांट की एक सेल ले ली, ऐसी लो एक और प्लांट की अपन सेल ले ले इधर, कलर चेंज कर दें मान लो। ये दो प्लांट सेल होगी ए और बी, मान लो नेबरिंग दो सेल है। सुनना पहले क्या होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, देखियो बच्चों। अब दो सेल के बीच में कौन सी लेयर थी, यहां बीच में लेयर कौन सी बताऊंगा, मिडल लेमिना, ठीक है। अब बच्चों दो सेल को कनेक्ट करने के लिए देखियो, यहां ये कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, दो सेल मेम्ब्रेन के बीच ये पोर है। इसके अलावा ये मान लो बेटा जी सेल का न्यूक्लियस, चलो न्यूक्लियस से तो कनेक्शन नहीं है, ईआर होती है इसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ईआर से कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आती है, दूसरी सेल वॉल में कनेक्ट रहती है। यहां अपन ने बना दिया ऐसी ये पोरस स्ट्रक्चर। तो बोर्ड पे आपको बच्चों दो सेल दिख रही है और दो सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है, इसको मान लिया मैंने सेल ए और एक बेटा जी सेल मैंने ले ली बी, दोनों प्लांट सेल है। दो सुन लो पहले, अब दोनों सेल के बीच में ये फिक्स ये कौन सी लेयर थी, मिडल लेमिना, इसको मान लो प्राइमरी सेल वॉल, जो भी आप कंसिडर कर लो। ये सेल का न्यूक्लियस और के अलावा बेटा जी बाकी सारा पार्ट क्या कहला रहा था, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अब ये बेटा जी ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच बेटा जी देखना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इस ट्यूब को नाम दिया डेस्मोट्यूब्यूल्स। बस सुनो, डेस्मोट्यूब्यूल। और डेस्मोट्यूब्यूल के पास ये कुछ पोर दिख रहे हैं, ये बेटा जी ये डेस्मोट्यूब्यूल के साथ कौन है, पोर। इनको मिला करके डेस्मोट्यूब्यूल और पोर कंबाइंडली फॉर्म प्लाज्मोडेस्मेटा। अब देखो पूरी बात सुनो, बोर्ड पे आपके सामने दो प्लांट की सेल है बेटा जी, सेल ए एंड सेल बी, दो प्लांट की सेल जो बिल्कुल पास पास है। इन सेल्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर, दो सेल को आपस में, दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोला मैंने, प्लाज्मोडेस्मेटा। अरे मान लो हुआ ये कि बी सेल के पास होता ना बच्चों, अपने गांवों में, शहरों में तो नहीं होता, गांव में आसपास 5-6 घर होते हैं गली मोहल्ले में। तो एक घर में मान लो मेहमान आ गए, चाय बनाने, चाय पत्ती कम पड़ गई, तो क्या करते हैं, मार्केट थोड़ी बेचते हैं। तो पुरानिया ग्राम तो बे दीवारा में खिड़कियाँ होती, बठूँ ठक ठक करके मांग लेता, सुन थोड़ी सी चाय पत्ती दे, ले आते थे ना पड़ोस में से जाके, चाय पत्ती, चीनी, दूध कम पड़ गया ले आए। आपस में वही अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा होता था। तो चीज़ों का एक्सचेंज जो आपस में हो जाता है, वही काम प्लांट में भी होता है। मान लो कभी बी सेल के पास किसी आयन की, किसी इंपॉर्टेंट आयन की डेफिशिएंसी होगी, मान लो सोडियम की कमी पड़ गई। अब किसको बोले, कौन है बी का, इसके पड़ोस में ए, तो ए को बोल देगी अरे सुन बावली थोड़ा सा सोडियम कम पड़ गई, दे रही है। तो ये सेल क्या करेगी, यहां जो सोडियम है इसके पास होगा, वो सोडियम किसको दे देगी, बी को। तो दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसी से बेटा जी दोनों सेल के बीच अलग अलग मटेरियल का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जब रिक्वायरमेंट होगी तो एक सेल उन आयंस को दूसरी सेल से क्या कर लेगी, इंपोर्ट कर लेगी वाया प्लाज्मोडेस्मेटा। तो एक ट्यूब आपको दिख रही है,
छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, इन्हीं पोर से उन मटेरियल का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। तो सिंपली बोले दो सेल का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर बेटा जी क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर। इससे दोनों सेल के बीच अलग अलग मटेरियल का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। अब प्लाज्मोडेस्माटा में दो चीजें शामिल है, एक तो पोर, छोटे छोटे पोर जिनसे एक्सचेंज होगा, दूसरा डेस्मोट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का मतलब नलिका रूपी संरचना, वो एक्चुअल में बेटा जी कौन बना रही है, ईआर। ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों सेल की जो ईआर है इसके बीच एक ट्यूब बन गई, दैट्स कॉल्ड डेस्मोट्यूब्यूल। उस ट्यूब के दोनों साइड में आपको क्या दिखे, पोर दिखे, यही आपकी क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। और इनसे मटेरियल का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। क्लियर। पहले तो ये बनाओ, फिर इसके लिए दो तीन लाइन अपन लिखते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जो किस में मिलेगा, प्लांट सेल में। प्लांट, क्योंकि सेल वॉल प्लांट में ही है, एनिमल में होती नहीं है, उसी की हमने बात की है। तो दो सेल के साइटोप्लाज्म का कनेक्शन, संयोजन, रिलेशन। ये भी साइटोर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन वाला ही है ना, डबल के दो ही थे, बाकी सिंगल के थे। दो डबल के याद रख लो और दो मेम्ब्रेन लेस याद रख लो। डबल में दो याद रख लिए थे आपने, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सिंगल में दो याद रख लिए थे, राइबोसोम और सेंट्रियोल। बाकी राइबोसोम, सेंट्रियोल, मेम्ब्रेन लेस, बाकी सारे सिंगल के आगे। बन गया डेस्मोट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नलिका जैसी संरचना बेटा जी क्या कहलाई, डेस्मोट्यूब्यूल। अब चलो दो चार लाइन अपन प्लाज्मोडेस्माटा के रेफरेंस में लिख लेते हैं। फर्स्ट लाइन ये लिख लो कि प्लाज्मोडेस्माटा है क्या बेटा जी, तो हमने लिखा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। हिंदी में अपन लिख लेंगे दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य का, हिंदी वाले लाडे सर लिख लो, दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य का कोशिका द्रव्य, दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य का कोशिका द्रव्य संबंध, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। दोनों के साइटोप्लाज्म का क्या रहेगा, कनेक्शन रहेगा। दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जॉइंट। दूसरी बात बेटा जी, कौन सी सेल में मिलेगा, प्लांट सेल बोला था, मेनली फाउंड इन प्लांट सेल। इट्स फीचर ऑफ, अब प्लांट में भी यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, एक सेल में प्लाज्मोडेस्माटा, दो के बीच ही तो होगा, तो कम से कम क्या होना चाहिए, मल्टी सेलुलर। तो फीचर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय प्लांट, प्लांट में होगा और वो भी मल्टी सेलुलर होने चाहिए। बहुकोशिकीय पौधों का लक्षण है मल्टी सेलुलर, एक के तो बीच होगा ही नहीं, कम से कम दो सेल चाहिए तभी तो कनेक्शन बनेगा, और दो सेल का मतलब वो क्या है, मल्टी सेलुलर। फीचर ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट। अगला बेटा जी इसमें लिख लियो, प्लाज्मोडेस्माटा मेंटेन continuity of cytoplasm between adjacent cells। तो प्लाज्मोडेस्माटा निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्य की निरंतरता को बनाए रखता है, कोशिका द्रव्य की निरंतरता को बनाए रखता है। इट्स मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो साइटोप्लाज्म दोनों के बीच में कंटिन्यू जो रिक्वायरमेंट आता जाता रहेगा।
मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो प्लाज्मोडेस्मेटा निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्य की निरंतरता को बनाए रखता है, एक्सचेंज होता रहेगा। और रोल क्या था? हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स आयंस बिटवीन सेल्स। तो इसका काम ये हो गया, कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों आयनों का आवागमन विनिमय में सहायक होता है। तो कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों या आयंस के एक्सचेंज में विनिमय में सहायक होता है। तो एक सेल से मटेरियल कहां जा सकता है? दूसरी सेल्स के पास। छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे आपको बेटा जी इसके क्वेश्चन। हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और आयंस बिटवीन सेल्स। तो सेल के बीच विभिन्न पदार्थों के और आयंस के विनिमय में क्या होगा? सहायक होगा। तो फिर से किसकी बात की? एक बार ये छोटा सा पॉइंट फिर देख लो बेटा जी। प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा का मीन दो सेल के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिसमें पोर है, छिद्र है और एक डेस्मोट्यूब्यूल्स है। इसके थ्रू बेटा जी दोनों सेल का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट रहेगा और उससे विभिन्न आयंस और मटेरियल का आपस में क्या हो सकता है? एक्सचेंज। हमेशा मल्टी सेलुलर में मिलेगा, क्योंकि कनेक्शन है तो कम से कम दो सेल तो चाहिए। और स्पेसिफिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का। एनिमल सेल में नहीं होता। एनिमल सेल में क्या होते हैं उसके नाम भी लिखा देता हूं मैं। दो एडजेसेंट सेल का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन किसका फीचर है? मल्टी सेलुलर प्लांट का। और बेटा जी क्या करेगा? साइटोप्लाज्म की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखेगा और अलग अलग आयंस और मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्पफुल होगा। ये प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में क्या होते हैं? तो मैं दो सेल के वो कनेक्शन वो लिखा देता हूं बेटा जी, नाम तो लिख लियो आपके है चैप्टर में। एनिमल सेल के कनेक्शन उनको नाम देते हैं टाइट जंक्शन, दो सेल के बीच। एक बेटा जी वर्ड आता है गैप जंक्शन। एक एनिमल सेल में वर्ड यूज करते हैं अपन डेस्मोसोम। साइड में लिख लियो आप अलग से बॉक्स में। तो प्लांट सेल में आप दो सेल के कनेक्शन को क्या कहोगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। एनिमल सेल में बच्चों दो सेल के बीच का जो कनेक्शन होगा वो या तो क्या कहलाएगा? टाइट जंक्शन, हिंदी में दृढ़ संधि, या क्या बोलोगे? गैप जंक्शन, अंतराली संधि, या बेटा जी क्या नाम देंगे उसको? डेस्मोसोम। बस प्लांट में प्लाज्मोडेस्मेटा बोल दो, एनिमल में या तो टाइट जंक्शन बोलेंगे, या तो गैप जंक्शन, या तो डेस्मोसोम। अलग से नाम आपको याद रहे, नोटबुक के ऊपर भी फंसा सकते हो इसको। चलिए बेटा जी लास्ट पॉइंट आप लिख लो, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति के कार्य। अब बताओ, देखिए खुद ही लास्ट इसमें हेडिंग डाल दियो, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। क्या करती है सेल वॉल? तो प्लांट की सेल वॉल का कनेक्शन था प्लाज्मोडेस्मेटा, और एनिमल सेल में दो के बीच का कनेक्शन क्या कहलाएगा? टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और डेस्मोसोम। लास्ट बेटा जी फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। हेडिंग डालो, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। बताओ देखे, एक आध फंक्शन तो वैसे तो आए गए सारी। कोशिका भित्ति के कार्य पहला ही बताया था, मेंटेन शेप ऑफ सेल। कोशिका की भित्ति को, कोशिका की शेप को, आकृति को बनाए रखता है बेटा जी। तो पहला फंक्शन लिख लो, मेंटेन शेप ऑफ सेल। कोशिका की आकृति को बनाए रखने का काम बेटा जी किसका होगा? सेल वॉल। मेंटेन शेप ऑफ सेल। हार्ड है, थोड़ी हार्ड होती है तो उसकी शेप को मेंटेन रखती है। दूसरा बेटा जी, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल जर्क, डैमेज एंड इन्फेक्शन। यांत्रिक आघातों और संक्रमण से सुरक्षा। प्लांट को संक्रमण और यांत्रिक आघातों से सुरक्षा।
प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल बेटा जी यांत्रिक आघात, झटके, यांत्रिक आघात और संक्रमण इन्फेक्शन से बचाव। देखो क्या है, लिखो पहले, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। बच्चों मैकेनिकल डैमेज का मतलब यांत्रिक आघात, जैसे सिंपली ले लें अपन, थोड़ी सी हार्ड लेयर है तो मान लो हवा चली, तेज हवा चली है और ऐसे ही प्लांट आपस में टकरा रहे हैं हवा में, या दो में कोई भी रगड़ लग रही है, तो रगड़िंग, रबिंग से जब होगा, रबिंग से बेटा जी हो सकता है प्लांट की सेल डैमेज हो जाए, उसके आउटर पार्ट डैमेज। जैसे अपने में छुल लेना, आप बोला छुल गए स्किन, वो छुलना एक तरह से रब से स्किन डैमेज होगी। स्किन प्लांट में आप किसको मान सकते हो, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल बेटा जी जो आसपास के प्लांट की रब है, उस रबिंग से क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो यांत्रिक आघातों से, अपने मान लो चल रहे हैं या कुल्हाड़ी से मारते हो प्लांट के, तो जो कट लगता है बेटा जी एक तरह से उसको क्या है, मैकेनिकली उसको क्या हुई है, डैमेज हुई है। तो नॉर्मली मैकेनिकल डैमेज से बचाने का काम किसका है, सेल वॉल का, हार्ड लेयर होती है। और बेटा जी बैक्टीरियल और इनके इन्फेक्शन से भी उसको क्या करेगा, बचाएगा, क्योंकि सेल डेड हो गई थी सुबेरिन और वजह से, और डेड होने का मतलब अब वहाँ माइक्रोब्स और की ग्रोथ। चलो इसको ऐसे समझो, आपकी स्किन है ना बच्चों, स्किन का एक मेन रोल है, क्या करती है, कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन बाहर से आया, आपको बताया था ना मैंने, खूब सारे पर डे आप हजारों पैथोजन के कांटेक्ट में आते हो। पैथोजन का मतलब रोगाणु, हर वो छोटा माइक्रोब्स बेटा जी जिससे आप में रोग हो सकता है उसको क्या कहते हो, पैथोजन। पर डे हजारों पैथोजन आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन क्या डेली आपको डिजीज होती है, नहीं होती, बिकॉज आपकी बॉडी में कौन था, इम्यून सिस्टम, जो आपको उन पैथोजन से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब बेटा जी स्किन भी, जो आपकी स्किन है वो भी इट्स पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, वो भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो सबसे पहले जब माइक्रोब्स आया, पैथोजन आया, तो किसके कांटेक्ट में आया, और स्किन उसे अंदर घुसने नहीं देगी। अब जब बॉडी में गया ही नहीं तो डिजीज। इसलिए बेटा जी जो घाव होते हैं ना, वाउंड, मोस्टली जो पैथोजन है वो वाउंड के थ्रू आपकी बॉडी में क्या ले लेंगे, एंट्री, ब्लड के कांटेक्ट में आके बॉडी में फैल जाएंगे। तो स्किन भी आपको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, स्किन का भी काम है प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। और एक छोटी बात याद रखो, स्किन की जो आउटर कवरिंग है, बताऊंगा मैं, स्किन में भी अलग अलग लेयर होती है बेटा जी। ये जो सबसे आउटर है ये डेड सेल की बनी होती है। इनमें सेल कैसी है, अरे डेंड्रफ आता है, रूसी डेंड्रफ होता है क्या बालों में, आज आपने शैम्पू लगा के बाल धोए, 2-3 दिन बाद फिर डेंड्रफ आ गया, होता है हर वीक, हर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद डेंड्रफ आया। अपन सोचते हैं कहाँ डेंड्रफ आया, कहाँ से रहा, ऐसा तो है नहीं कि आज रात को सोए कोई दोबो भर गए डेंड्रफ गिर गए सिर में। डिड यू नो अबाउट दोबा भरना, मुट्ठी भर गए सिर में डेंड्रफ फेंक दो, ऐसा नहीं होता बच्चों। डेंड्रफ एक्चुअल में है क्या, आपके बॉडी की सेल्स ही होती है। जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है वो कैसी सेल है, वो डेड सेल है, वो टाइम टू टाइम उन स्किन से क्या होती रहेगी, अलग होती रहेगी, झड़ती रहेगी, और वापस से नीचे से नई सेल आती रहेगी। उस डेड सेल का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जब माइक्रोब्स, बैक्टीरिया इस डेड सेल के कांटेक्ट में आएगा तो मरी हुई सेल के कांटेक्ट में आने का मतलब क्या, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिला, बिना न्यूट्रिशन के उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो स्किन माइक्रोब्स की ग्रोथ से क्या करेगा, अपने को बचाएगा। ठीक वैसे ही सेल वॉल में कैसी थी, सुबेरिन जम गया, लिग्निन जम गया, तो सेल कैसी हो गई थी, डेड। और डेड सेल में बेटा जी इन्फेक्शन, अरे पैथोजन को खाने को ही कुछ नहीं मिलेगा, वो ग्रो करेगा कैसे, तो इसलिए वहां उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से क्या करेगा, बचाएगा। कौन, सेल वॉल। जैसे कि आप में ये काम कौन करता है, स्किन करती है। तीसरा बेटा जी एक रोल लिख लियो, अभी जो बताया था, इट्स प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल के मध्य के इंटरेक्शन को प्रोवाइड करवाएगा। दो कोशिका के मध्य इंटरेक्शन, वही प्लाज्मोडेस्माटा, प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन, दो सेल के मध्य इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है, दो सेल के मध्य ज्वाइंट कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरएक्शन, वही जो प्लाज्मोडेस्माटा की आप बात कर रहे थे बच्चों। लास्ट लिख लियो, सेल वॉल फॉर्म बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स।
हिंदी में लिख लेना बच्चों। अनडिजायरेबल का मतलब हो गया अवांछित दीर्घ अणुओं के विरुद्ध अवरोध, बैरियर का निर्माण करता है। तो सेल वॉल फॉर्म बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, अवांछित दीर्घ अणुओं के विरुद्ध अवरोध का निर्माण करेगी सेल वॉल, मतलब उन अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर आने नहीं देगी। कैसे? तो फिर से इन फंक्शन की अपन बात करें, सेल वॉल इट्स फॉर्म बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, अवांछित दीर्घ अणुओं के विरुद्ध अवरोध, दीर्घ मैक्रोमोलिक्यूल्स के विरुद्ध बेटा जी बैरियर बनाएगी। समझते हैं इस लास्ट वाले को, पहले मैं चारों फंक्शन फिर बता देता हूं। आपकी सेल वॉल के बेटा जी, आपकी तो क्या प्लांट की सेल वॉल के 4 इंपॉर्टेंट रोल है। पहला बताया उस सेल की शेप को क्या रखेगा, मेंटेन। दूसरा बेटा जी प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, जो प्लांट भिड़ेंगे टच करेंगे उस रब से बचाएगा और इन्फेक्शन से भी बचाता है। तीसरा प्रोवाइड सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा, 2 सेल के बीच का कनेक्शन मान लिया बच्चों। एंड फॉर्म बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, अवांछित बड़े अणुओं को एंट्री नहीं लेने देगी। देखो क्या होता है, जैसे ये मान लो बच्चों अपनी सेल, प्लांट की सेल वॉल है, थिक सेल वॉल, और इसमें माइन्यूट पोर होते हैं बेटा जी, सेल वॉल में माइन्यूट मान लो परमिएबल बताई थी आपको। लेकिन जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल है, ये बाहर है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, अवांछनीय, प्लांट के लिए किसी काम के नहीं है, और क्या है, बड़े साइज के। तो सीधी सी बात है, सेल वॉल में पोर छोटे हैं तो ये मैक्रोमोलिक्यूल उन पोर से एंट्री नहीं लेंगे, बाहर रह गए। तो सेल वॉल इन बड़े अणुओं को, अवांछित अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को अंदर जाने नहीं देती। तो क्या बनाएगा, बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, उसकी सेल में एंट्री होने नहीं देती। क्लियर? अब चलो करते हैं इसके क्वेश्चन। तो सेल वॉल तक का बेटा जी अपना सेल बायो कंप्लीट हो गई। उसके जो भी कुछ अच्छे क्वेश्चन वैसे भी है, कुछ मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, सब सोल्व करते हैं। आप ही करोगे, मैं तो क्वेश्चन रीड करूंगा बोर्ड पे देख के, देखते हैं कौन कितने आंसर सही देता है। रेडी हो? चलो तो ये रहा बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ो और दो देखें आंसर। फोर्थ, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बताया था बच्चों? रुडोल्फ विर्चो, की प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कौन सी बनती है, न्यू सेल्स। एक लाइन आई थी ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और ये स्टेटमेंट था रुडोल्फ विर्चो का। ये क्वेश्चन नीट में भी आपको आगे मिलेगा, 2019 में पूछा भी था, वो क्वेश्चन भी आपके सामने हो गया। पता ना नीट में क्या होता है, क्वेश्चन सही करते हो तो कितने मार्क्स मिलते हैं, 4, गलत करते हो तो -5 करते हैं। 4 तो गया ही गया, एक होशियारी का और गया, जानबूझ के आपने अटेम्प्ट किया और गलत कर दिया तो -1 नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चों, 1 नंबर और चला जाएगा, 5 नंबर जाएंगे गलत करने पर, ध्यान रख लेना। चलो ये क्वेश्चन सबका सही। सेकंड पे आओ, अब देखते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको बेटा जी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बच्चों इनको लिख लेना थोड़ा सा, क्या जब पेपर भी सोल्व करो ना तो ऐसे पेन पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया करो कि आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो अब हर स्टेटमेंट को 1 बाय 1 अपने को लिखना है कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, सही है कि गलत है। तो पहला, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, सही है। प्रोकैरियोट सबसे आपको एक सेल की साइज बताया था, यूकैरियोट सबसे बड़ी थी, फिर आया था बैक्टीरिया, फिर माइकोप्लाज्मा, फिर वायरस और लास्ट में वायरोइड। और बेटा जी इनमें मल्टीप्लाई मच फास्टर देन यूकैरियोट। देखो प्रोकैरियोट सेल्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कंपैरेटिवली क्या होगा, फास्ट होगा। छोटी सेल है भाई, छोटी सेल है बेटा जी, अमीबा या कोई भी, अमीबा तो चलो यूकैरियोट है, छोटी सेल में डिवीजन उतना ही फास्ट, जितना साइज छोटा होगा उतनी फास्ट वो क्या इजीली क्या हो जाएगी, डिवाइड। और लार्ज बड़ी सेल्स में बेटा जी डिवाइडेशन में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो प्रोकैरियोट कोशिकाएं आकार में छोटी है और यूकैरियोट की तुलना में संख्या में अधिक तीव्रता से, इसलिए बैक्टीरिया होते हैं ना कुछ ही मिनटों में बेटा जी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर लेते हैं, कुछ ही मिनटों में सैकड़ों हजारों की संख्या में बॉडी में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अपनी तुलना में बैक्टीरिया बहुत तेजी से क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं। तो बैक्टीरिया कौन सी सेल है, प्रोकैरियोट। मोनेरा, तो इसमें पहला स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ये तो करेक्ट हो गया।
ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्सोव ने यही कहा था, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोट सेल इज फंडामेंटली डिफर। जब प्रोकैरियोटिक सेल की हेडिंग डलाई थी तो पहली लाइन ये लिखाई थी, प्रोकैरियोट का फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेम होगा, वही सेल वॉल होगी, वही साइटोप्लाज्म होगा, वही 70S राइबोसोम होंगे, सभी फंडामेंटली क्या होगा, सेम। ये स्टेटमेंट गलत। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी की लाइन थी कि वो किसके बने, सेल्स और उसके प्रोडक्ट के। तो बाकी तीनों करेक्ट है बेटा जी। इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट हो गया, थर्ड। और ये थर्ड सही कब होता, जब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली डिफर की जगह क्या आता, सेम। फंडामेंटली सबकी प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम, बेसिक सेम ही होता है सब में। इसलिए अपन ने एक बैक्टीरिया सेल को लेकर पूरा स्टडी कर लिया था, तो आंसर गया इसका थर्ड। चलो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, क्या कह रहा है थर्ड, देखो। सेलेक्ट द ओड वन आउट विद रेफरेंस द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अभी पढ़ा है सेल वॉल के फंक्शन। इनमें से ओड का मतलब कोशिका भित्ति के संदर्भ में विषम विकल्प, ऐसा ऑप्शन जो बाकी तीनों से अलग हो, उसको सेलेक्ट करना है। पहला, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल वॉल दो सेल के बीच इंटरेक्शन में हेल्प करती है, प्लाज्मोडेस्माटा अभी चौथा फंक्शन लिखा था, थर्ड फंक्शन ही था, बिल्कुल है। गिव शेप टू द सेल, देती है, मेंटेन शेप ऑफ सेल, ये भी फंक्शन है। सेलेक्टिवली परमिएबल टू सर्टेन सब्सटेंस, सेलेक्टिवली नहीं होगी, देखो बच्चों, परमिएबल तो है बट सेलेक्टिवली नहीं है। सेलेक्टिवली का मतलब सेलेक्ट करके एंट्री नहीं लेगी। जो भी उस सेल वॉल, मान लो ये सेल वॉल में छोटे छोटे पोर है, तो माइन्यूट साइज का कोई भी पार्टिकल हो, चाहे वो काम का हो चाहे बिना काम का हो, वो सेल वॉल में क्या ले लेगा, एंट्री ले लेगा। सेलेक्टिव का तो मतलब अभी हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेलेक्टिव होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी को आने देगी, बाकी की एंट्री नहीं होगी, तो उसको आप बोलते हो सेलेक्टिवली। जबकि सेल वॉल बेटा जी सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती। फोर्थ, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, सही है। तो बाकी तीन तो इसके फंक्शन है, लेकिन बेटा जी थर्ड इसका फंक्शन नहीं है, तो थर्ड क्या हो गया, ओड हो गया, अलग हो गया बाकी तीनों से, तो आंसर इसका भी क्या गया, थर्ड गया। ये सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, क्या गया, अरे क्वेश्चन फोर्थ, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल। बताओ, प्रोकैरियोट में एक विशेष प्रकार की संरचना जो प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार से निर्मित होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात होती है। ये रही बैक्टीरिया की सेल, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसके विस्तार से क्या बना था, बोलो, इसके एक्सटेंशन फोल्डिंग से मेसोसोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से तो बनते हैं, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड हो गई, उसी के एक्सटेंशन से वो स्ट्रक्चर बनी है। और वो किस में हेल्पफुल थी बेटा जी, मेसोसोम दो आए थे, मेसोसोम दो आए थे, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल का काम था एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब रेस्पिरेटरी एंजाइम, और सेंट्रल किसके पास थे, न्यूक्लियोइड, उसका काम था डीएनए रेप्लिकेशन, उस न्यूक्लियोइड को रेप्लिकेशन में रोल प्ले करेगा। तो ये जो बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है बेटा जी, मेसोसोम की, और उसका काम पहला ही बता दूं मैं, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मत था ना, तभी आपने इसको किसके एनालोगस माना था, माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेटरी एंजाइम थे। और सेंट्रल वाला क्या कर रहा था, उस न्यूक्लियोइड को रेप्लिकेट। न्यूक्लियोइड का मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, तो इसमें आंसर गया फर्स्ट। दूसरा, लोकोमोशन में तो किसका रोल था, फ्लैजिला, तो फ्लैजिला था। कॉन्जुगेशन सिक्रीशन अलग, कॉन्जुगेशन में तो पिलाई आ गई थी, वो एफ पिलाई अपन ने बताई थी। कीमोसिंथेसिस बेटा जी ये फोटोसिंथेसिस से अलग प्रोसेस है, यहाँ थी नहीं, तो इसका आंसर अपने कौन सा दे दिया, फर्स्ट गया। चलो मेसोसोम की बात है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिफ्थ, बताओ, देखिए कौन बताएगा। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी, क्या था कंपोजिशन, गैलेक्टेन, मेनेंस एंड हेमी सेलुलोज, फर्स्ट ही हो गया। गैलेक्टेंस आपको बताया था पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज शुगर, मेनेंस बताया था पॉलीमर ऑफ मेनोज शुगर, बस एल्गी की सेल वॉल आ गई थी। क्लियर।
और ये जो है सेलुलोज, पेक्टिन और एमिस, ये प्लांट की सेल वॉल में था, अभी जो डिस्कस आप कर रहे थे। तो आंसर अपना कौन सा गया बेटा जी? फर्स्ट गया, एल्गी। अगला क्वेश्चन 7, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। जो गलत मैच है उसको सेलेक्ट करो। एक तरफ आपको ऑर्गेनल्स के नाम दे दिए, एक तरफ उनके फंक्शन दे दिए। पोलीसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्या? करेगा। पोलीसोम का मतलब ही क्या था? खूब सारे अरे बताया था ना, खूब सारे राइबोसोम, और उसमें कौन था? mRNA। और जहां राइबोसोम आ जाए वहां अपने आप दिमाग में क्या आ जाता है? प्रोटीन का सिंथेसिस। पोलीसोम को ही तो कहा था, पोली राइबोसोम। तो पहला फंक्शन तो, दूसरा बोलो पिलाई कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, वो एक्सचेंज होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मीजोसोम रेस्पिरेशन, सही है। फिम्बरी लोकोमोशन में नहीं थी, फ्लेजिला होता है। अरे फिम्बरी याद करो, झालर बताया था ना। बड़ी स्ट्रक्चर तो क्या थी? फ्लेजिला। छोटी स्ट्रक्चर पिलाई। पिलाई भी दो थी, लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट पिलाई को क्या कहा था? फिम्बरी, जिसका रोल क्या था? अटैचमेंट। रो कोर से क्या करता है? अटैचमेंट। पिलाई का काम था, पिलाई वो ट्यूब बनाएगी। तो फिम्बरी का बेटा जी एक्चुअल फंक्शन क्या था? उस बैक्टीरिया को सरफेस से क्या करवाएगी? अटैचमेंट में करवाएगी। तो फोर्थ फंक्शन क्या हो गया? गलत हो गया। लोकोमोशन आए तो फ्लेजिला आएगा, ना कि फिम्बरी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 पे आओ। ओहो, स्टेटमेंट आगे बोलो। सेलेक्ट द पेयर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के रेफरेंस में सही कथन ढूंढो। पहला, मेन जीनोमिक डीएनए सर्कुलर और नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब जिस डीएनए पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्या? प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली होगी क्या? अरे यही तो डिफरेंस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जब मेम्ब्रेन नहीं है तो डीएनए नेक्ड ही है। नेकेड डीएनए खुला है, कोई ऊपर कवरिंग है ही नहीं, बिना कपड़े के। सही है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। मेन डीएनए के अलावा छोटा डीएनए क्या था? सही है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइड ऑफ डिवॉइड ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनल। क्या प्रोकैरियोट में कोई भी कोशिकांग नहीं होता? राइबोसोम तो होते हैं, चाहे 70S हो, लेकिन होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो करेक्ट कौन से हो गए? फर्स्ट और सेकंड। आंसर गया फोर्थ। इसका बेटा जी आंसर जाएगा फोर्थ। प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है, जो एक प्रकार का क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। चलो क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन 9। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब एंड मेमेलियन एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हो? आरबीसी। पहले वाले लेक्चर में बताया था, सीव ट्यूब और आरबीसी में क्या कॉमन था? दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता। तो कौन सा स्टेटमेंट जाएगा? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अरे प्लांट में तो चांदनी नलिका थी, सीव ट्यूब और अपनी आरबीसी, दोनों में न्यूक्लियस क्या था? एब्सेंट। आरबीसी में तो बच्चों बताया भी था, न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनल्स को बाहर निकाल देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या भर सके? हीमोग्लोबिन, और O2 को क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर गया फोर्थ। अगला 11th क्वेश्चन। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटर एनवेलप है उसके संदर्भ में गलत कथन ढूंढो। इट कंसिस्ट ऑफ ए लूजली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। 3 लेयर से बना होता है। वो लूजली है कि टाइटली है? तीनों तो बेटा जी आपस में टाइटली अटैच्ड होते हैं ना, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप्स द बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप। सेल वॉल के बेस पर बैक्टीरिया के 2 ग्रुप थे क्या? थे। एक आया था ग्राम पॉजिटिव, एक आया था ग्राम सेल वॉल पर ही था, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन पॉजिटिव और जिसमें आउटर में तो लाइपोपॉलीसैकेराइड और एक पेप्टाइडोग्लाइकेन, दोनों आगे। ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर लेयर का अलग अलग काम था। बिल्कुल, एक साथ तो प्रोटेक्शन का काम करती है, इंडिविजुअली सारी लेयर अलग अलग काम करती है। द आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। सही है। आउटर मोस्ट कौन सी थी? ग्लाइकोकैलिक्स। तो पहला गलत हो गया। लूजली की जगह क्या आना चाहिए? बिल्कुल, सेल सारी टाइटली अटैच्ड होती है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 12।
थिन एमोरफोर्स एंड सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द एडजेसेंट सेल। सीमेंटिंग लेयर कौन सी थी? दो सेल को कनेक्ट करने वाली सीमेंट वाली लेयर कौन सी थी? मिडल लेमिला, मध्य पटलिका, जो दो सेल को कनेक्ट करेगी, मिडल लेमिना। चलो 13 क्या कह रहा है? ये लो साइंटिस्ट आ गए सारे। मैच द फॉलोइंग, कॉलम मिलाओ। देखिए बच्चों, रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल के बारे में बताया था, लेकिन वो सेल कैसी थी? डेड सेल, कॉर्क सेल थी। प्लांट कौन सा था? कॉर्क, और उसकी एक स्लाइस अपन ने ली थी, क्वेरकस, वो स्लाइस थी। तो रॉबर्ट हुक से बेटा जी क्या आएगा? डेड सेल। स्वान सेल, वो सेल थ्योरी मान लो, सेल थ्योरी हाइपोथेसिस स्लीडन और स्वान ने दिया था ना। एंटोन वोक ल्यूवेनहोक, सेल लिविंग, ल्यूवेनहोक ने आरबीसी, स्पर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। और रुडोल्फ विर्चोव ने कैसे सेल की उत्पत्ति होती है, तो उसने बताया न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो मैच कर लो, फर्स्ट का बी किस में जा रहा है? थर्ड में जा रहा है, कर लो थर्ड। साइंटिस्ट तीनों चारों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं बेटा जी। अगला 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन? इसमें सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन सा है? लाइजोसोम, लाइजोसोम। इसके अलावा बेटा जी और गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सारे कैसे होंगे? सिंगल। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस ये इंक्लूड करते हैं अपन डबल में। तो आंसर गया थर्ड, लाइजोसोम। सिंगल लेयर से कलेक्ट होता है, एकल झिल्ली युक्त है। अगला 15, द स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्रोटिंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल विच हेल्प इन अटैचिंग द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम आर नोन एज। जो चिपकाने में सहायक को क्या बोला जाएगा? फिम्ब्री, झालर इसको बेटा जी नाम दिया था। पिलाई तो दोनों ही होते हैं ना, बड़े पिलाई है तो बेटा जी कॉन्जुगेशन में, और छोटे पिलाई है तो वो क्या कहलाएंगे? फिम्ब्री, जो चिपकाने में सहायक होते हैं। ये क्वेश्चन खूब बार आ गया फिम्ब्री वाला। मिजोसोम, फिर मिजोसोम का क्वेश्चन बेटा जी, आर द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। मिजोसोम क्या दोनों में होते हैं? प्रोकैरियोट में तो होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में इनकी जगह कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, सही है, वही बात फिर आ गई। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों देखो, फोल्ड, एक मैंने सरफेस ऐसे बना दी, कुछ जगह थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो, और मिजोसोम से ऐसे फोल्ड बन गए, तो फोल्ड बनने से एरिया बढ़ेगा। मिजोसोम फोल्ड बनाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। तो आपसे क्या पूछा है? जो अब इसमें फर्स्ट क्या है? करेक्ट है। सेकंड ए एंड तीनों ही सही हो गए क्या? फर्स्ट गलत है तो बी एंड सी। आंसर गया अपना सेकंड। चलो मिजोसोम के भी क्वेश्चन खूब। 17, इफ यू रिमूव द फिम्ब्री। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप जीवाणु कोशिका से फिम्ब्री को हटा दो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट टू हैपन, तो क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चन आए ना, किसी पार्ट को हटाना, जोड़ना, तो हटाने का मतलब उस पार्ट से रिलेटेड फंक्शन नहीं होगा। तो फिम्ब्री का काम क्या था? अटैचमेंट। तो पहला, द बैक्टीरिया कुड नो लॉन्गर स्विम, जीवाणु और नहीं तैर सके। तैरना चलना तो फ्लैजिला का काम है। द बैक्टीरिया वुड नॉट एडहेर टू द होस्ट टिश्यू, पोषक उत्तक से चिपक नहीं पाएगा, सही है, क्योंकि फिम्ब्री का काम ही क्या था? चिपकना, एडरेशन। तो नहीं चिपकेगा, मतलब आंसर क्या हो गया? सेकंड गया। जो इसका रोल है वो नहीं होगा। ये लो, प्लांट फिजियो से मिला के क्वेश्चन है। व्हाट वुड यू एक्सेप्ट टू हैपन इफ यू रिमूव ए वॉल फ्रॉम प्लांट सेल एंड प्लेस इट इनटू ए ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर ये कह रहा है बच्चों, प्लांट से आपने सेल वॉल हटा दी, कोशिका भित्ति को हटा दिया, और उस प्लांट को सेल वॉल हटाने के बाद उस कोशिका को बेटा जी पानी, उस पर एक पानी की बूंद डाल दी। बूंद का मतलब भी खूब सारा पानी हो गया ना, सेल से तो ज्यादा ही है। ये लो, सेल वॉल को हटा दी और उस सेल के ऊपर एक पानी की बूंद डाल दी, क्या होगा? सेल वॉल में तो वाटरप्रूफ भी थी ना, एक्स्ट्रा फालतू की चीजें नहीं आ सकती है। अब आपने बेटा जी सेल वॉल उठा दी, तो अब जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहां होगा? ऑस्मोसिस पड़ा है। रात को मम्मी किशमिश पानी में डालती है, सुबह किशमिश फूल जाती है। मम्मी छोले भिगोती है ना सुबह, रात को डाले, सुबह चने फूल गए। क्यों फूले? उनके अंदर पानी आ गया, एंडोस्मोसिस, अंतः
पराशरण। वही फंडा बेटा जी यहाँ है, बाहर जो वाटर है वो रेगुलरली सेल के अंदर आएगा। सेल वॉल आने से रोक रही थी, सेल वॉल हटा दी, पानी अंदर आएगा तो सेल और फूलते फूलते फट जाएगी, तो द सेल वुड बस्ट, कोशिका फट जाएगी, क्योंकि पानी कॉन्टिन्यूअस सेल के अंदर आएगा। जब तक सेल वॉल थी उसने इस काम को रोक के रखा था, लेकिन आपने यहाँ क्या बताया, सेल वॉल को तो रिमूव कर दिया। क्लियर, पानी आने से सेल फूल के बस्ट हो गई। अच्छा क्वेश्चन। अगला बेटा जी, कुछ जगह अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन करो। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सही है गलत? आया था ना, कोई भी वस्तु जो एक कोशिका से कम है बेटा जी, उसका स्वतंत्र जीवन यापन करने में असमर्थ होती है। सही है भाई, सेल से कम कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे आपने वायरस बताया था, वायरस है कंप्लीट सेल, तो बेटा जी वायरस का अकेले का लाइफ इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होगी। इसे रेप्लिकेट करने के लिए किस में जाना पड़ेगा, होस्ट में जाना पड़ेगा, अपनी सेल में जाना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लिविंग सेल, सबसे पहले जीवित कोशिका को ल्यूवेनहोक ने देखा, ट्रू है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल, गलत। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने तो बेटा जी न्यूक्लियस के बारे में बताया था, वो आगे अपन पढ़ेंगे। ये गलत स्टेटमेंट आ गया। सेल इज द बेसिक यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म की यूनिट कौन है, सेल है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन हो गया, थर्ड हो गया। ब्राउन की जगह कौन आना था, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। ब्राउन ने तो बेटा जी किसके बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द सेल थ्योरी, स्लीडन और स्वान की थ्योरी में कौन सा स्टेटमेंट नहीं था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल प्रोडक्ट एंड सेल, सारे सजीव कोशिका और उसके उत्पाद द्वारा बने, ये तो था ही। दूसरा बेटा जी, ऑल सेल्स है ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन, जिस झिल्ली द्वारा, सेल मेम्ब्रेन तो सब में होती है ना, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। हाउ द न्यू सेल आर फॉर्म्ड, नई कोशिकाएं कैसे बनती है, ये स्लीडन और स्वान को, इसे समझाने के लिए आया था रुडोल्फ विर्चोव। तो इस थर्ड वाले के बारे में स्लीडन और स्वान को पता नहीं था, इसलिए सेल थ्योरी के साथ रुडोल्फ विर्चोव का ज्ञान भी मिक्स हुआ और बन गई थी मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल, जिसको बोला था। 500 बेटा जी गया थर्ड। 21, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, सारे स्टेटमेंट सही है, किस एक को छोड़कर, एक गलत है बच्चों, एक्सेप्ट देयर इज नो वेल डिफाइंड। हाँ सीधा ही दिख रहा है, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट, ये सही है गलत है, सही हुआ ना, प्रोकैरियोट में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, सही बात है, तो गलत ढूंढना है। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, किस एक को छोड़कर बाकी सब सही है। बैक्टीरियोफेज हैव नो सेलुलर ऑर्गेन, ये देखो बैक्टीरियोफेज बेटा जी वायरस, जीवाणु भोजी वायरस होते हैं, वायरस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सही है, सेल का मतलब ही नहीं है। ई कोलाई एंड एंटमीबा कोलाई इज सिमिलर सेलुलर, अब देखो थोड़ा समझो ये बातें बच्चों। ई कोलाई जो है ना, सुनो, ई कोलाई है बैक्टीरिया, और एंट अमीबा, अमीबा आपको किस में बताया था, कौन से फाइलम का मेंबर है, प्रोटोजोआ। अब याद करो बैक्टीरिया की सेल कैसी है, प्रोकैरियोट्स, और प्रोटिस्टा बेटा जी कैसे थे, यूकैरियोट्स। अरे मोनेरा को छोड़ दो, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया सारे के सारे क्या थे, यूकैरियोट। तो इशीरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, एंट अमीबा प्रोटोजोआ है, क्या इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेम होगा, प्रोकैरियोट तो अलग है, यूकैरियोट अलग है, दोनों में कंपोजिशन आपको डिफरेंस बताए थे, दोनों में अलग अलग होता है, ये गलत बात होगी। फ्यू प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, तो प्रोकैरियोट्स में कुछ में बैक्टीरिया और में सेल वॉल होती है, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल, वो एक्सेप्शन आ गया था, तो फ्यू प्रोकैरियोट, ये ट्रू हो गया। तो इसमें गलत कौन सा हो गया, सेकंड, एक प्रोकैरियोट है और दूसरा यूकैरियोट, गलत ढूंढना है। पढ़ के थोड़े से आंसर दो, अगला बोलो फटाफट कर दो इसको। तो बैक्टीरिया फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में कितने पार्ट आए थे, 3 पार्ट आए थे। सबसे बेस पर आया था बेसल बॉडी, मिड में बेटा जी क्या आया था, हुक, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा आया था, फिलामेंट। 3 आए थे, कौन सा नहीं था, सेकंड, उसमें इंक्लूड
नहीं था, ये पार्ट फ्लैजिला का नहीं था। सेकंड हो गया। ये आंसर दो देखें। देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन ऑल एक्सेप्ट। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया करो बच्चों। जैसे सेल है, सेल में कंपार्टमेंटाइजेशन, कंपार्टमेंट आ गया, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, इसके अलावा बाकी सारा क्या है, तो कंपार्ट बन गए ना, चेंबर बन गए, ये वाला चेंबर न्यूक्लियस, इसके अलावा बाकी सारा। तो ऐसा कंपार्ट किस में बनता है, कौन सी, प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? अरे वो डिफरेंस तो मेन था, ये तो याद होना चाहिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल और केवल यूकैरियोट्स में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो प्रोकैरियोट में तो बेटा जी आप सेल देखते ही बता दो, यहां जैसे न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, क्या वो डीएनए नेक्ड है, उसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन नहीं है, तो खुला रहता है, तो वहां साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में अलग अलग कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो कह रहा है कि कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन ऑल, सब में है, किसके अलावा? तो ये कंपार्टमेंटाइजेशन किस में नहीं होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होगा। तो देख लो, बैक्टीरिया कौन सी सेल है, प्रोकैरियोट, एग्रोबैक्टीरियम ये बैक्टीरिया का नाम है, एल्गी यूकैरियोट्स, फंजाई प्लांट यूकैरियोट्स, एनिमल यूकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया के अलावा ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, यूकैरियोट। तो आंसर पहला आ जाएगा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में ऐसा कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता, वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं बच्चों, तो पूरा का पूरा कैसा होता है, एक ही रहता है। यूकैरियोट में न्यूक्लियर अलग है और साइटोप्लाज्म अलग है, तो इसमें आंसर गया फर्स्ट। अगला 24th, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है बेटा जी, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल क्या रखेगी, वैक्यूल छोटी थी कि बड़ी थी, लार्ज वैक्यूल, प्लास्टिड एंड सेल वॉल हो गया। प्लांट सेल में सेल वॉल भी थी, क्लोरोप्लास्ट भी था और वैक्यूल लार्ज था, और लार्ज वैक्यूल बेटा जी सेल में कहां आया था, सेंटर में, तो न्यूक्लियस कहां चला गया, पेरिफेरल। पहला आंसर आ जाएगा। सेंट्रियोल तो आपको बताया था मैंने, एनिमल सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही थे, फर्स्ट हो गया, सीधा ही है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस पढ़े थे आपने। आओ, ए सेल विदाउट सेल वॉल वुड ऑल्सो लैक, छोटे हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। एक ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल नहीं है, उसमें और क्या नहीं होगा, बिना सेल वॉल का मतलब क्लोरोप्लास्ट, जिसमें सेल वॉल नहीं है, मतलब ये प्लांट सेल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, प्लांट में तो सेल वॉल, ये कह रहा है बच्चों जिसमें सेल वॉल नहीं है, मतलब वो प्लांट की सेल, प्लांट नहीं है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, वो तो प्लांट सेल का फीचर हुआ ना, समझेगा। छोटा क्वेश्चन लेकर देखो, घुमावा। ए सेल विदाउट सेल वॉल वुड ऑल्सो लैक, एक ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल नहीं है, उसमें और क्या नहीं होगा, तो बच्चों सेल वॉल नहीं होने का मतलब वो प्लांट सेल तो नहीं हो सकती, और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा, प्लांट में। माइटोकॉन्ड्रिया यार सेल मेम्ब्रेन तो सब में ही होगी, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, प्लांट सेल में होता है, बाकी में नहीं होगा। Which of the following is mainly consist of calcium magnesium pectate? कैल्शियम पैक्टेट से कौन बनता है, मिडल लेमिला, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। प्राइमरी और सेकेंडरी तो किसके बने थे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिडल लेमिना। फर्स्ट कर दें। अगला बेटा जी, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करो। द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ यंग सेल्स इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, प्राथमिक कोशिका भित्ति में ग्रोथ होती है क्या, वृद्धि की कैपेसिटी होती है, वो डायग्राम ये वाला, अरे मेरिस्टेमेटिक का बताया था ना, प्राइमरी में तो ग्रोथ होती है, जब तक मेरिस्टेमेटिक है तब तक ग्रोथ करेगा, मैच्योर होने के बाद उसमें ग्रोथ, फिर वो सेकेंडरी आ जाएगी। तो प्राइमरी सेल वॉल ऑफ यंग सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, युवा स्टार्टिंग में तो ग्रोथ करेंगे, बुढ़ापे में ग्रोथ नहीं होगी बेटा जी। ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेज एज द सेल मैच्योर, ठीक है, जब सेल मैच्योर हो जाएगी तो अब ग्रोथ प्राइमरी सेल वॉल की वो हट गई, डॉटेड लाइन से आपको दिखाई भी था। प्राइमरी सेल वॉल इज वेरी नॉन इलास्टिक, प्राइमरी सेल वॉल तो कैसी थी, इलास्टिक थी, तभी भी तो कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, थर्ड।
सेकेंडरी सेल वॉल इज थिकर, स्ट्रॉन्गर एंड पोजीशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेल मेम्ब्रेन। सही है, सेकेंडरी सेल वॉल ज्यादा थिक होती है। सबसे थिकेस्ट ही कौन थी? सेकेंडरी सेल वॉल। तो गलत कौन सा हो गया? थर्ड स्टेटमेंट हो गया। लो छोटा सा क्वेश्चन, ए सेल्स कंटेन, ऑल सेल्स कंटेन, छोटा लेकिन सोचने वाला, सभी कोशिकाओं में क्या होता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, गोल्जी बॉडी भी प्रोकैरियोट में, ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट एनिमल में ही नहीं होता। राइबोसोम सब में होते हैं, कहीं वो 70s होंगे तो कहीं 80s, लेकिन होंगे सब में। ऑल सेल्स कंटेन, छोटा लेकिन अच्छा क्वेश्चन। सभी सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा? राइबोसोम। 29 पढ़ो, थक गया मैं तो, खुद ही पढ़ के आंसर दो। यू आस्क टू एग्जामाइन ए सेल यूजिंग ए पावरफुल लाइट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप समझ गए? एक माइक्रोस्कोप से आप सेल को देख रहे हो, सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हो, आपको क्या दिखा? द इमेज यू सी एज ए क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आपको अलग से एक न्यूक्लियस भी दिखा, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा, तो क्या वो प्रोकैरियोट हो सकती है? न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोट तो है ही नहीं बेटा जी, यूकैरियोट है। इट ऑल्सो हैज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अल्लो, सेंट्रल और बड़ी वैक्यूल आ गई, तो यूकैरियोट में भी कौन सी होगी? प्लांट की एनिमल? प्लांट है। और क्लोरोप्लास्ट आ गया, बात खत्म। तो वो सेल कौन सी होगी? प्लांट। तो प्लांट की सेल है, क्योंकि यूकैरियोट में भी वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट का मतलब प्लांट। 30 फिर से वही, मिडल लेमिना प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर होती कि बाहर होती? ये वाला डायग्राम बाहर थी ना, आउटर होती, इनर थोड़ी होती है। प्रेजेंट इनसाइड द सेकेंडरी, प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी वॉल। तो सबसे बाहर मिडल लेमिना, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। तो सीधा ही आ गया। तो प्राथमिक भित्ति के बाहर की ओर होती है। ये बताओ, ए सेल हैज इट साइज 0.3 माइक्रोमीटर, इट में बी। यूकैरियोटिक सेल कितनी थी? 10 to 20। बैक्टीरियल सेल 3 to 5। माइकोप्लाज्मा 0.3। क्लियर? और उससे भी छोटे वायरस और वायरोइड। ये सेल कौन सी होगी? ये होगा एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल कंसीडर करते हैं PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और बेटा जी शुतुरमुर्ग का अंडा तो लार्जेस्ट सेल आपने कंसीडर किया था, ऑस्ट्रिच का एग। चलो 32 क्या कह रहा है? अरे फिर वही आ गया, मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडल लेमिना, सोचना ही नहीं, कैल्शियम फैक्टिनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम में भी ज्यादा कौन? कैल्शियम। फर्स्ट हो गया। हेलो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, इनसे भी बेटा जी पूछ ली जाते हैं। एनसीईआरटी की एक बुक आती है एग्जाम्पलर, उसमें से हर बार 1-2 क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं एज इट इज। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। इन सेल को बढ़ते हुए क्रम में जमाओ, असेंडिंग ऑर्डर। इसमें बेटा जी तीनों में असेंडिंग समझ गए क्या? छोटे से बड़े की ओर। तो इनमें सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से बड़ा बैक्टीरिया, ह्यूमन आरबीसी, और सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का एग। आरबीसी की साइज आपको एनसीईआरटी में बताई, वैसे बताई थी 7 माइक्रोमीटर, और शुतुरमुर्ग का अंडा 11 × 17 सेंटीमीटर। याद आ गया? ये सीक्वेंस है, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। कौन सा आंसर गया? फर्स्ट ही गया। बस हो गया सीक्वेंस बेटा जी, इंपॉर्टेंट है। आओ नेक्स्ट फटाफट, क्वेश्चन 34। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड मैनी यूकैरियोट। ऐसा लक्षण बताओ जो प्रोकैरियोट बहुत सारे यूकैरियोट में सेम होता है, मैनी सब में नहीं, मैनी यूकैरियोट में सामान्य रूप से पाया जाता है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में तो कंसीडर ही नहीं करते, प्रो क्रोमोसोम बोला था, अपने में होते हैं ट्रू क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, यूकैरियोट्स है। सेल वॉल मैनी यूकैरियोट्स में होगी क्या? नहीं होगी, प्लांट्स में उनमें होती, बाकी में सेल वॉल कहाँ होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ये किसमें है? प्रोकैरियोट्स में नहीं होगी। सब सेलुलर, हाँ बच्चों इसमें देखो मोर प्रॉपर पे जाएंगे अपन। सब सेलुलर ऑर्गेनल्स का मतलब, हाँ एक आदि होते हैं। अच्छा उधर राइबोसोम आ गया क्या? हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो गया।
चलो अगर राइबोसोम मान लें तब अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये राइबोसोम ठीक उधर दे ही दिया, तो राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलेगा। बाकी में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट में बेटा जी सेल वॉल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये बैक्टीरिया में भी मिलती है। अगर यहाँ राइबोसोम नहीं होता ना तब अपन सेकंड कंसिडर कर लेते, और राइबोसोम हो तो आपका आंसर कौन सा गया, राइबोसोम, वो दोनों में प्रेजेंट होगा। लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के लिए क्या सही नहीं, यूकैरियोट के लिए क्या सही नहीं है। इट हैज ATS टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो, ढंग से क्लास ली उसने सुना होगा। यूकैरियोट में ATS होते हैं, लेकिन मैंने बताया था यूकैरियोट में 70S भी होते हैं। कहां, यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा जी राइबोसोम कैसा मिलेगा, 70S। ये डिफरेंस में बताया था। ये लाइन क्या है, इट इज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया। गलत, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से होंगे, 70S, उनमें 80S नहीं होंगे, तो नॉट ट्रू, ये गलत लाइन हो गई। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया वाले सही है, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये वहां डिफरेंस में बताया था आपको प्रो और यूकैरियोट के। अब एग्जाम के क्वेश्चन बेटा जी, DPMT 2008 का क्वेश्चन। DPMT जैसे पहले अपने RPMT होती थी ना, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट, दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट के क्वेश्चन है। ATS राइबोसोम की 2 यूनिट 40S और 60S, और अगर 70S की बात करूं तो 30S और 50S हो गया। चलो बस आगे एंडिंग पर। 37 द चीफ कंपोनेंट ऑफ द मिडल लेमिना हो, कौन सा, थक गए सर बताते बताते। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होता है, लेकिन ज्यादा बेटा जी अपनी बोन्स के बारे में बताया था, उसमें भी ज्यादा कैल्शियम। कर देंगे सेकंड, हो गया सही। प्लाज्मोडेस्मेटा आपके सामने आया, CBSE 2009 का क्वेश्चन। बोलो, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, गमन में सहायक है ना। मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा, न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है, नहीं। कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, पास वाली कोशिकाओं के बीच का कनेक्शन, जिससे आयन साइटोप्लाज्म का क्या होगा, एक्सचेंज। कर दियो थर्ड। लो, एग्जाम वाले क्वेश्चन तो धड़ाक से फोड़ रहे हो। 39 पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल हो, प्लाज्मोडेस्मेटा। वो स्ट्रक्चर क्या थी, प्लाज्मोडेस्मेटा। ER वगैरह अपन वहां डिस्कस करेंगे, अभी जो बताया था प्लाज्मोडेस्मेटा था। 2010 मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म। सेल का आपको साइटोप्लाज्म लिखाया था, तो उसकी पहली लाइन थी मेन एरिना ऑफ डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटी। तो बेटा जी सेल में जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है, प्रोटीन बनाना, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो सारी कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसी में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी में गोल्जी बॉडी है, यही राइबोसोम, सारे काम वही होते हैं। तो मेन एरिया जहां सेल में एक्टिविटी होगी वो इसका साइटोप्लाज्म होगा। फोर्थ आ गया, कोशिका द्रव्य होगा। चलो, एल्गी है, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम का है। पहले प्री मेंस अलग अलग एग्जाम होते थे बच्चों। किस पे टिक लगाऊं, बोलो, किस पे लगाऊं, एल्गी की सेल वॉल, सेकंड में लगा दूं सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनेस, गैलेक्टेंस, गैलेक्टोज, मैनेस, मैनोज, एल्गी की सेल वॉल। 42 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में नहीं होते, प्रोकैरियोट में। और इनमें प्रोकैरियोट कौन सा है, आगे लिख दिया मैंने, प्लाज्मोडियम तो प्रोटोजोआ है, सैकेरोमाइसिस फंगस है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, और ये एल्गी है। तो किस में नहीं होंगे बेटा जी, बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया कौन है, मोनेरा। और बेटा जी मोनेरा किस में आए, प्रोकैरियोट्स। ये तो एग्जाम्पल है, सैकेरोमाइसिस होता है, क्लेमाइडोमोनास बच्चों एक एल्गी है, ये वर्ड तो हम पढ़ेंगे, बाकी ब्रैकेट से समझ आना। बैक्टीरिया एक मोनेरा है जो प्रोकैरियोट्स होता है। ऐसा सा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट सेल। इनमें कौन सा जीव यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है, जीवाणु, बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई। बैक्टीरिया कौन सी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। अरे वही 5 किंगडम से याद रख लो ना बच्चों, पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा आपको कैसा बताया था, प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट।
तो प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आ गए, बाकी प्रोटोजोआ दे दिया, ये बाकी तीनों प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ किस में आता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या? यूकैरियोट। तो आंसर गया सेकंड। ये 2011 का क्वेश्चन, ये लो 2014 का बेटा जी। मोटाइल बैक्टीरिया एबल टू मूव बाई, मूवमेंट किसके थ्रू होगी? फ्लैजिला। बैक्टीरिया में गति के लिए जिम्मेदार कौन? कशाब या फ्लैजिला। हेलो 2014 को सीधा ही कर दिया। 2014 AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये कुछ और चैप्टर को मिला के भी वर्ड आ जाते हैं बच्चों। अब अपने को पता ना सेल वॉल एनिमल में नहीं होती, प्लांट में होती है। एग्जाम्पल देख लो, फंगस में सेल वॉल थी, काइटिन की बनी, बताया था फंगस में था। एल्गी में होती है, साइनोबैक्टीरिया एल्गी थी, ब्लू ग्रीन एल्गी में है। सिलेंड्रेटा, ये बच्चों एनिमेलिया का एग्जाम्पल है। ये एक फाइलम आएगा कौन सा? सिलेंट्रेटा, मैं बताऊंगा। पोरीफेरा, सिलेंट, जैसे आपका फाइलम कोर्डेटा है, आर्थ्रोपोडा, ये सारे जीव है। और जीवों में बेटा जी सेल वॉल नहीं होती। ये वर्ड तो आपने नहीं सुना, लेकिन इतना अपने को ध्यान है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, वो बाकी सब में प्लांट और उनका फीचर होता है। तो इसमें फोर्थ आंसर आएगा, ये एक सिलेंट्रेटा का जंतु है और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? मेसोसोम। इसलिए इनको माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कहा? एनालोगस। ये 2014 का फिर क्वेश्चन फोड़ दिया आपने। 47 पे आओ, 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। कौन सा झिल्ली विहीन है? राइबोसोम। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। लाइसोसोम में, वैक्यूल्स में भी बताऊंगा आपको, टोनोप्लास्ट आगे आ जाएगा बच्चों। राइबोसोम और सेंट्रियोल दो थे, राइबोसोम और एक आपको लिखाया था स्टार्टिंग में सेंट्रियोल। इन दोनों में कोई झिल्ली नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस, झिल्ली विहीन कोशिकांग। आंसर गया फर्स्ट। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल में कौन नहीं है? न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर झिल्ली, न्यूक्लियर एनवेलप होती नहीं है ना, ये तो केवल और केवल किसमें होगी? यूकैरियोट। राइबोसोम तो है 70S, लिसोसोम भी है, और सेल मेम्ब्रेन तो सब में है। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कल यही पढ़ेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आंसर गया फोर्थ, ये केवल यूकैरियोट में होता है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। देखो कितने इजी सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नीट 2016 का क्वेश्चन है। सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन है? लाइसोसोम। बाकी डबल वाले लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ER, सब में मेम्ब्रेन क्या थी? सिंगल। तो आंसर गया फोर्थ। 50 नीट 2017 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया सेल। चिपचिपा। हाँ, थोड़ा सा बच्चों कई जगह अपने को एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स याद आया? इसको दो फॉर्म में डिवाइड किया था, एक तो कैसी थी? स्लाइमी लेयर, और दूसरा था कैप्सूल। स्लाइमी का मतलब चिपचिपा सा, अटैचमेंट में हेल्पफुल होता है, और कैप्सूल आपको बताया था टफ, जो पैथोजन में बैक्टीरिया को पैथोजन या होस्ट में क्या करेंगे? सर्वाइव। वो टफ कवरिंग कैप्सूल थी, और चिपचिपा कवरिंग क्या था? स्लाइम। तो चिपकाने का काम स्टिकी है। स्टिकी का मतलब वो किस में आ गया? ग्लाइकोकैलिक्स, वही स्लाइम लेयर बनाता है। ग्लाइकोकैलिक्स सेकंड आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 51, 53 है टोटल, दो बस 3 रह गए। मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विद ए सिंगल mRNA, बोल दो टू फॉर्म मल्टीपल पॉलीसोम। वही बेटा जी, कई राइबोसोम आपस में जुड़ गए और साथ में आ गया एक अकेला mRNA। इसको 3 नाम बताए थे, पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, इर्गोसोम। एक वर्ड और लिखाया था, इर्गोसोम। कहाँ है पॉलीसोम? पहला ही दिख गया, पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम और इर्गोसोम। ये नीट 2018 का क्वेश्चन था बेटा जी, जो आपने इजीली सोल्व कर लिया। 52 में भी जोर नहीं आया। द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला देने वाले कौन? रुडोल्फ विर्चोव। ये बात बताई थी रुडोल्फ विर्चोव ने। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लास्ट क्वेश्चन आया एम्स 2011 में बेटा जी पूछा था,
सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन कौन था? बॉटनिस्ट। स्वान कौन थे? जूलॉजिस्ट। तो दोनों आ गए, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। तो ये बेटा जी अपन ने सेल वॉल तक जो सेल बायो हुई है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए। कल वाले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। तब तक के लिए वही थैंक यू और जय हिंद।